नमस्कार जनाब। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसके बारे में हर भारतीय को जानना मुझे लगता है आवश्यक है। आज हम बात करेंगे रविंद्र कौशिक के बारे में। आपने रविंद्र कौशिक का नाम ज़रूर सुना होगा, पर बहुत सारे सवाल दिमाग में उठे भी होंगे। कौन रविंद्र कौशिक? क्यों रविंद्र कौशिक को इंदिरा गांधी जैसी महिला ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया? और क्यों आज भी रविंद्र कौशिक के नाम और उनकी जानकारी से हम अछूते हैं? इन आधे अधूरे सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी रविंद्र कौशिक के बारे में। रविंद्र कौशिक एक ऐसा युवा जो रॉ एजेंसी से जुड़ता है। रॉ एजेंसी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका काम है दूसरे देशों से खुफिया सूचनाएं एकत्रित करना ताकि हिंदुस्तान की सुरक्षा और मजबूत हो सके। देशभक्ति और साहस का जज्बा अगर जानना है तो रविंद्र कौशिक की यात्रा को जानना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं 1952 श्री गंगानगर से। राजस्थान के ज़िले श्री गंगानगर में अप्रैल 1952 में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। एक गंगानगर के जोश भरे युवक की भांति स्कूल की पढ़ाई पूरी की, बीकॉम किया, ग्रेजुएट हुए। पर अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ रविंद्र कौशिक को शौक था थिएटर और ड्रामा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों जो जाननी ज़रूरी है, रविंद्र कौशिक को थिएटर में भी उन किरदारों से प्यार था जो देशभक्ति की बात करते, खुफिया सूचनाओं को ढूंढने की बात करते। और ये उस दौर की बात है जब रविंद्र कौशिक की स्मार्टनेस को बॉलीवुड के स्टार विनोद खन्ना से जोड़ा जाता था। इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्ध हो चुके हैं और पाकिस्तान इन युद्धों में हार चुका था। जब दुश्मन बौखलाया हुआ है तो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का कर्तव्य बन रहा था वहाँ होने वाली हर गतिविधि की जानकारी अपने तक लेकर आए। और इसके लिए रॉ को एक ऐसे बंदे की आवश्यकता थी जो साहस और देशभक्ति से लबरेज हो। थिएटर करते हुए एक दिन उत्तर प्रदेश लखनऊ में रविंद्र कौशिक पर रॉ के अफसर की नज़र गई। लखनऊ में होने वाले थिएटर के दौरान रॉ के सदस्य रविंद्र कौशिक से मिले, किंतु बिना किसी की जानकारी के भी रॉ बहुत टाइम से गंगानगर से ही रविंद्र कौशिक को देख परख और समझ रहे थे। रॉ की आवश्यकता थी पाकिस्तान में एक ऐसे बंदे को भेजने की जिसकी कद काठी, रंग, रूप, बोलचाल पाकिस्तान से मेल खाता हो। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी किसी मुल्क में किसी जासूस को भेजा जाता है अधिकांशतः वह आसपास के इलाकों से होते हैं। और गंगानगर से बिलोंग करने वाले रविंद्र कौशिक का पाकिस्तान में जाकर उनके साथ मेलजोल बढ़ाना और रहना तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज़्यादा आसान है। लखनऊ के थिएटर के बाद रॉ के लोग रविंद्र कौशिक को ऑफ़र करते हैं एक काम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। अभी तक रविंद्र कौशिक को जानकारी नहीं है एजेंसी क्या करती है और उसे किस काम के लिए अप्रोच किया जा रहा है।
देशभक्ति का जज्बा और साहस लिए गंगानगर से रविंद्र कौशिक पहुंच जाते हैं दिल्ली। हम बात कर रहे हैं उस रविंद्र कौशिक की जो रॉ के एजेंट बनने के बाद पाकिस्तान की फ़ौज में उस ओहदे तक पहुंचते हैं, मेजर बनते हैं, जहां एक आम पाकिस्तानी का पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। और उस ओहदे से वो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए सूचनाएं भेजने का काम करते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद रविंद्र कौशिक की मुलाकात रॉ के 2 सदस्यों से होती है, जो उन्हें असल में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या करती है और उनसे क्या करवाना चाहती है, इसकी स्पष्ट जानकारी देते हैं। साथ ही इस बात से भी आगाह कर देते हैं कि जासूस का किरदार निभाना बहुत आसान नहीं होगा। बहुत लंबी ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक ऐसे मुल्क में भेजा जाएगा जहां से हम ऑलरेडी युद्ध कर चुके हैं, और वहां अपने आप को संभालते हुए वहां के लोगों से मेलजोल बढ़ाना और वहां की खुफिया सूचनाओं को हिंदुस्तान तक पहुंचाना होगा। दोस्तों, चूँकि रविंद्र कौशिक के पिताजी एयरफोर्स में थे, तो देशभक्ति का जज्बा यूँ भी परिवार की तरफ से रविंद्र कौशिक में कूट कूट कर भरा हुआ था। जैसे ही रॉ का ये प्रस्ताव मिलता है कि अब देश के लिए कुछ करना है, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, रविंद्र कौशिक सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। साथ ही ये हिदायत भी दी जाती है कि वे किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं देंगे कि वे रॉ के साथ काम कर रहे हैं और किस तरह के मिशन पर काम कर रहे हैं। और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के साथ ही रविंद्र कौशिक के जीवन का नया सफ़र प्रारंभ होता है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह की कुछ एजेंसीज हर मुल्क, हर देश के पास रहती है। कुछ महत्वपूर्ण एजेंसीज जैसे भारत में रॉ है, उसी तरह अमेरिका में CIA, FBI, पाकिस्तान में ISI और इज़राइल में मुसाद। ये बात हमेशा ध्यान रखें, किसी अन्य देश में अगर हमारे देश का जासूस पकड़ा जाता है तो कभी भी कोई भी सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, और इस बात की जानकारी भी रविंद्र कौशिक को दी गई थी। अब इस नए सफ़र की ट्रेनिंग शुरू होती है। दिल्ली, पठानकोट और बड़े बड़े शहरों में रॉ के ऑफिस में रविंद्र कौशिक को ट्रेनिंग दी जाती है लगभग 2 साल की। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले उन्हें सिखाया जाता है उर्दू भाषा, कुरान के बारे में, आयतें और कुरान को पढ़ने के बारे में, पाकिस्तानी लहजा, रहन सहन, पूरी तरह से मुस्लिम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ताकि शुरुआती दौर में जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में जाएं हिंदुस्तान के जासूस बनकर, तो किसी भी तरह की परेशानियों का सामना रविंद्र कौशिक को ना करना पड़े। यहाँ तक कि एक पक्का मुसलमान बनाने के लिए रविंद्र कौशिक का खतना भी किया जाता है। इन सारी तैयारियों से गुजरते हुए ट्रेनिंग के दूसरे फेज़ में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और सूचनाओं को किस तरह आसानी से हिंदुस्तान में पहुँचाया जाए, इस बात की भी जानकारी दी जाती है। इन 2 सालों की लंबी ट्रेनिंग में 6 से 7 देशों में छोटे छोटे मिशन पर रविंद्र कौशिक को भेजा जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। उम्मीद के मुताबिक रविंद्र कौशिक हर मिशन में सफल होते हैं और 2 साल बाद रविंद्र कौशिक तैयार है पाकिस्तान जाकर अपने उस मकसद को मुकम्मल करने के लिए जिसके लिए उन्हें रॉ एजेंसी ने चुना था। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी
कि जिस बड़े प्रोजेक्ट के लिए रविंद्र कौशिक पाकिस्तान गए, अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना देश छोड़कर, उस काम के लिए हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा था। कुछ थोड़ी बहुत जासूसों के बारे में जानकारी आप लोगों को बॉलीवुड की फिल्मों से मिलने लगी है। अभी कुछ सालों पहले सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर और उसके बाद टाइगर जिंदा है आई। ये दोनों ही फिल्मों का बेस या कहें बेसिक लाइन रविंद्र कौशिक की यात्रा पर ही आधारित है। यहाँ तक कि रविंद्र कौशिक के परिवार ने, जो अभी जयपुर में निवास करते हैं, क्लेम भी किया कि इसमें क्रेडिट रविंद्र कौशिक को दिया जाना चाहिए क्योंकि ये स्टोरी लाइन रविंद्र कौशिक से संबंधित है। इसके अलावा आपने जासूसी पर बनी हुई फिल्म राजी भी देखी है, बेबी भी देखी है, जिसमें आपको एक जासूस की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी होती है। पूरी ट्रेनिंग के बाद 2 साल बाद रविंद्र कौशिक को रॉ विथ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पाकिस्तान का राशन कार्ड, वहाँ का पहचान पत्र, सारी तैयारी के साथ पाकिस्तान में प्लेस्ड कर देते हैं। पाकिस्तान जाने के बाद रविंद्र कौशिक की पहचान बदलती है और उन्हें एक नया नाम मिलता है, नबी अहमद शाकिर। यहाँ रविंद्र कौशिक का नाम समाप्त और अब पाकिस्तान में वो एक नए नाम और नई पहचान के साथ रहने लगते हैं, नबी अहमद शाकिर। उम्मीद से ज़्यादा रॉ ने जो सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा समझदारी और होशियारी के साथ पाकिस्तान के लोगों से नबी अहमद शाकिर का मेल जोल बढ़ने लगता है। वहाँ वो एलएलबी की पढ़ाई के लिए कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। पाकिस्तानी लोगों के साथ मेलजोल बढ़ने के बाद नबी अहमद शाकिर एलएलबी की पढ़ाई के लिए कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ एलएलबी की पढ़ाई पूरी करते हैं और तभी इत्तिफाकन एक दिन उनके सामने उर्दू के एक अखबार में एक विज्ञप्ति आती है, पाकिस्तान की फौज में युवाओं की आवश्यकता। रविंद्र कौशिक का काम था पाकिस्तान जाकर उन रास्तों को खोजना जिस तरह वो अधिक से अधिक खुफिया सूचना भारत तक पहुंचा सके, क्योंकि इस समय 1975 के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और किसी भी तरह की साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ वो अवश्य करता। रविंद्र कौशिक को लगा ये सबसे सही रास्ता है पाकिस्तान की फौज में जाकर हिंदुस्तान के लिए सूचनाएं जुटाने का। और इसके बाद रविंद्र कौशिक वो करते हैं जो अभी तक जासूसी के इतिहास में किसी ने नहीं किया। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की फौज को ज्वाइन करते हैं एज एन ऑडिटर और फिर पाकिस्तान की फौज में एक लंबा करियर चलता है उनका। 1979 से 1983 तक वो पाकिस्तान की फौज में रहते हैं और वहाँ की ज़रूरी सूचनाएं हिंदुस्तान के साथ शेयर करते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, एटॉमिक एनर्जी और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं रविंद्र कौशिक ने हिंदुस्तान की सरकार के साथ शेयर की, जिससे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकते थे, हमारी सेना ने विफल कर दिए। हमारे बहुत सारे सिपाही बच गए और इसी क्रेडिट की वजह से हमारी सरकार ने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया था, द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और पाकिस्तान के अंदर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर को प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है अमानत से। अमानत भी फौजी अफसर की ही बेटी है, पर किसी देश के अंदर जासूस बन के जाना
और वहाँ शादी का फैसला लेना अकेले जासूस के लिए संभव नहीं था। यहाँ तक कि दोस्तों, आपको इस कहानी में याद होगा, अभी तक रविंद्र कौशिक ने अपने परिवार को भी नहीं बताया है कि वो एक जासूस है और पाकिस्तान गया है। रविंद्र कौशिक ने अपने पिताजी से कहा कि उसे नौकरी मिली है और वो दुबई जा रहा है। अब सवाल आता है इश्क का। अमानत से विवाह करने के लिए रविंद्र कौशिक रॉ एजेंसी से परमिशन लेते हैं। बहुत सोचने समझने के बाद, रविंद्र कौशिक के काफ़ी तर्कों के बाद कि इस तरह मैं और ज़्यादा फ़ौज के करीब हो जाऊंगा, रॉ एजेंसी उन्हें सहमति प्रदान करती है और फाइनली रविंद्र कौशिक अमानत से शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ। इस तरह उनकी पारिवारिक जिंदगी चल पड़ी। 1979 से 1983 तक कभी भी नबी अहमद शाकिर को किसी ने शक नहीं किया, कभी भी वो पकड़े नहीं गए और बहुत अच्छी तरह से सारी सूचनाएं हिंदुस्तान की सरकार को भेजते रहे। अपने साहस और हिंदुस्तान के प्रति अपनी देशभक्ति के जज्बे के कारण बहुत कम समय में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर रॉ में बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंच रहे थे और उसी के समानांतर पाकिस्तान की फ़ौज में वो मेजर बन गए थे। आप कल्पना भी कर सकते हैं, एक हिंदुस्तान का नागरिक जो रॉ एजेंट है और पाकिस्तान की फ़ौज में मेजर के पद तक पहुंच जाता है, और मेजर बनने के बाद कितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्होंने हमारे देश के साथ में शेयर की होगी कि इस खतरे से बचते हुए इसकी कल्पना भी नामुमकिन है। और इसी वजह से रॉ में दिन प्रतिदिन उनका रुतबा बढ़ता जा रहा था। तभी रविंद्र कौशिक के परिवार में श्री गंगानगर में उनके छोटे भाई की शादी फिक्स हुई। अब रविंद्र कौशिक चाहते थे कि वो इस पारिवारिक समारोह को ज़रूर से अटेंड करें। रॉ से परमिशन ली गई क्योंकि बहुत अच्छा काम रविंद्र कौशिक ने किया। रॉ को तैयार होना पड़ा, पर पूरी एहतियात के साथ रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की फ़ौज से ऑफिशियली छुट्टी लेकर सऊदी, मस्कत और दुबई से होते हुए हिंदुस्तान पहुंचते हैं। सऊदी, मस्कत और दुबई पहुंचने के बाद दुबई से रॉ के अधिकारी उन्हें खुफिया तरीके से हिंदुस्तान लेकर आते हैं, क्योंकि बिल्कुल रॉ एजेंसी नहीं चाहती थी किसी भी तरह की कोई कमी हो, कोई भी गड़बड़ हो और पाकिस्तान के उनके पासपोर्ट पर हिंदुस्तान का ठप्पा लगे। एहतियात के साथ रविंद्र कौशिक गंगानगर पहुंचते हैं। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक बार रविंद्र कौशिक गंगानगर आए। अपने छोटे भाई, जिसे वो बेहद प्यार करते थे, उनकी शादी अटेंड की। पिताजी का और परिवार का काफ़ी ज़ोर था कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, तुम बड़े बेटे हो। तब रविंद्र कौशिक बताते हैं कि मैंने दुबई में एक लड़की से शादी कर ली है और जल्द ही मैं बाप बनने वाला हूँ। थोड़ा धक्का लगता है परिवार को। पिताजी को लगता है इतने सालों से सिर्फ हम खत से जुड़े हुए हैं और अब बेटे ने शादी भी कर ली और संतान प्राप्ति भी होने वाली है। पर दिल पर पत्थर रखकर पिताजी रविंद्र कौशिक को वापस विदा करते हैं। यह आखिरी मुलाकात थी रविंद्र कौशिक की अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ। अभी तक भी परिवार को जानकारी नहीं है कि रविंद्र कौशिक क्या करते हैं, वो देश के लिए किस साहस के काम को अंजाम दे रहे हैं। उसी खुफिया तरीके से फिर रॉ के अधिकारी उन्हें दुबई पहुंचाते हैं और दुबई से मस्कत, सऊदी होते हुए वे पुनः पाकिस्तान पहुंच जाते हैं अपने परिवार, अपने फ़ौज के ओहदे के पास।
1983 तक सब कुछ सही चल रहा था। अचानक एक ऐसी घटना होती है कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं। इस बार भी कारण रविंद्र कौशिक नहीं, एक ऐसा एजेंट जिसकी पहचान बदलकर हिंदुस्तान से रॉ ने पाकिस्तान भेजा था, जिसका नाम इनायत मसीहा रखा गया था। हिंदुस्तान से एक एजेंट के तौर पर जैसे ही इनायत मसीहा पाकिस्तान की सरहद में प्रवेश करते हैं, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ मैसेज जो उन्हें रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर तक पहुंचाने थे। दुर्भाग्य से इनायत मसीहा सरहद पर पकड़े जाते हैं। पता चल जाता है कि वे हिंदुस्तान के जासूस है। उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया जाता है और उस टॉर्चर में इनायत मसीहा टूट जाते हैं, जिसका नुकसान इनायत मसीहा ने सब कुछ बता दिया रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर के बारे में। वहाँ के अफसरों के सुनकर होश उड़ जाते हैं कि किस तरह इतने सालों से हमारी ही फौज में मेजर बनकर बैठने वाला अफसर सारी सूचनाएं हिंदुस्तान तक पहुंचा रहा है। अब पाक फौज एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है। अब नाटक की बारी पाकिस्तानी फौज की थी। इनायत मसीहा को उसी समय उसी जगह पर मिलने के लिए फौज कहती है जिस जगह पर पहले से डिसाइडेड है नबी अहमद शाकिर का मिलना। एक पब्लिक पार्क में इनायत मसीहा रविंद्र कौशिक से मिलते हैं। वहाँ वो उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को देते हैं जो वो हिंदुस्तान से उनके लिए लाए हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स नबी अहमद शाकिर लेते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। इनायत मसीहा की वजह से रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज के पास पकड़े जाते हैं। अब शुरू होता है एक लंबा दौर टॉर्चर का। दोस्तों, हम उम्मीद नहीं कर सकते, कुछ महीनों के टॉर्चर को सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 16 साल का लंबा टॉर्चर। रविंद्र कौशिक के साथ शारीरिक, मानसिक हर तरह का अत्याचार किया जाता है। उनसे ये जानने की कोशिश की जाती है आज तक उन्होंने पाकिस्तान की कौन कौन सी सूचनाएं हिंदुस्तान के साथ शेयर की है। पर एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा देशभक्त जो कस्में खाकर हिंदुस्तान से रवाना हुआ था, ज़बान नहीं खोलता। कितना भी अत्याचार हो, सोच लिया था रविंद्र कौशिक ने, मैं ज़बान नहीं खोलूँगा। रविंद्र कौशिक को समय समय पर पाकिस्तान की अनेक जेलों में शिफ्ट किया जाता है। सियालकोट, कोट लखपत, मैन वाली जेल और अंत में मुल्तान जेल। पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में केस चलता है और इस जुर्म की सज़ाए मौत मुकर्रर की जाती है। फिर रविंद्र कौशिक की तरफ से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को बदलकर सज़ाए मौत को तब्दील कर 25 साल की उम्र कैद में बदल देते हैं। यानी अब अगले 25 साल सिर्फ टॉर्चर और पाकिस्तान की जेल। रविंद्र कौशिक पत्र लिखते हैं अपने परिवार को। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके देशभक्ति के जज्बे के लिए, जो काम उन्होंने अपने हिंदुस्तान के लिए किया है, उसके लिए उन्हें भारत सरकार अवश्य छुड़ाएगी। पहला खत उनके घर गंगानगर पहुंचता है, जिसमें उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि मैं एक खुफिया जासूस बनकर पाकिस्तान में रह रहा था और आज की तारीख में मैं पाकिस्तान की जेल में हूँ, मुझे सज़ा हो चुकी है। आप
गृह मंत्रालय से मिले, सुरक्षा एजेंसी के ऑफिसर्स से मिले और भारत सरकार से मांग करें कि मुझे जल्द से जल्द छुड़वाया जाए। मैंने अब तक भारत के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं कभी भी इस बात का जिक्र पाकिस्तान में नहीं करूँगा। इस खत को जैसे ही रविंद्र कौशिक के पिताजी पढ़ते हैं, उन्हें बहुत धक्का लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो खत लिखा था उर्दू में और उनकी मृत्यु के बाद घर के हालात कुछ इस तरह हो जाते हैं कि सबका ध्यान पिताजी के दुख पर लगा रहता है, उस शोक में। बहुत दिन बाद वो इनलैंड लेटर जो उनके गंगानगर घर में था वो मिलता है और उर्दू में लिखा हुआ। गंगानगर में किसी ऐसे शख्स को ढूंढा जाता है जो उर्दू पढ़ सके, ताकि उन्हें पता चले कि आखिर इस खत में क्या लिखा है जिसने पिताजी को इतना बड़ा सदमा पहुंचाया। एक व्यक्ति मिलता है जो इस खत को पढ़कर बताता है कि रविंद्र कौशिक इस समय पाकिस्तान की जेल में है और उनकी ये इच्छा है कि ये बात भारत सरकार तक पहुंचाई जाए और ये मांग की जाए कि उन्हें पाकिस्तान से रिहा करवा लिया जाए। अब परिवारजन दिल्ली पहुंचते हैं, अफसरों से मिलते हैं, भारत सरकार में गृह मंत्रालय, गृह मंत्री से मिलते हैं, पर कहीं से भी कोई आशाजनक जवाब नहीं मिलता। भारत सरकार हाथ खड़े कर देती है, ऐसा कोई जासूस हमारा पाकिस्तान में नहीं है। वैसे ये सामान्य है कि कोई भी सरकार अपने जासूस को स्वीकार नहीं करती और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है जब एक देश अपने जासूसों को छुड़ाने के लिए उस देश के कुछ जासूसों को रिहा करता है। इस परंपरा को अगर फॉलो किया जाता तो शायद भारत सरकार रविंद्र कौशिक को छुड़वा सकती थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की जेल में रविंद्र कौशिक से मिलने सिर्फ और सिर्फ एक बार उनकी पत्नी आती है, अमानत। जितना टॉर्चर रविंद्र कौशिक को जेल में मिल रहा था, उतना ही टॉर्चर उनकी पत्नी और उनके बेटे को समाज में मिल रहा था। ये उस दुख की सज़ा थी अमानत और उनके बेटे के लिए जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था। पर कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात की ग्लानि थी कि अनजाने में ही सही उन्होंने अपने देशभक्ति के जज्बे को कम कर दिया था। साल दर साल गुजर रहे हैं, रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की जेल में बंद है। खत लिखने का सिलसिला जारी है, पर भारत सरकार की ओर से कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही। यहाँ तक कि एक खत में रविंद्र कौशिक ने ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस हिंदुस्तान के लिए मैंने इतना कुछ किया वो भारत सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है। यदि मैं अमेरिका का जासूस होता तो मात्र 3 दिन के अंदर अमेरिका मुझे छुड़वा लेता, पर फिर भी हिंदुस्तान की सरकार ने रविंद्र कौशिक के लिए कुछ नहीं किया। जेल के अत्याचार और टॉर्चर सहने के कारण और लंबे लंबे समय तक बंद कालकोठरी में रहने के कारण रविंद्र कौशिक को टीबी की बीमारी हो जाती है और उस समय पाकिस्तान में टीबी की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। इस बात का जिक्र रविंद्र कौशिक ने अपने खत में किया। अपने परिवार को लिखा कि यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, कृपया आप लोग हिंदुस्तान से मुझे दवाइयाँ मुहैया करवाएं। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान की सरकार को पता चला रविंद्र कौशिक के परिवार के बारे में, क्योंकि वहाँ से दवाइयाँ रविंद्र कौशिक के लिए पहुँची थी। इस पूरे समय के अंदर 2 और जासूस जो हिंदुस्तान के लोग थे और पाकिस्तान में जासूसी कर रहे थे, उसी जेल में पहुंचते हैं जहां रविंद्र कौशिक मौजूद है। इनके नाम है करामात राही और
भोपाल दास। करामात राही और भोपाल दास दोनों जब रविंद्र कौशिक से मिलते हैं तो उन्हें सारी कहानी के बारे में पता चलता है। ऐसा जासूस जिसे अपने अंतिम समय में भी उस देश की माटी नसीब नहीं हुई जिसके लिए उसने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, और मरते दम तक रविंद्र कौशिक ने हिंदुस्तान को कौन सी सूचनाएं भेजी और अन्य किसी भी तरह की जानकारी पाकिस्तान के अफसरों को नहीं बताई। हाँ, वे दिल से चाहते थे कि हिंदुस्तान की सरकार उनके लिए कुछ करती, कोई मदद भेजती। करामात राही को कुछ खत दिए थे रविंद्र कौशिक ने, साथ ही अपने बीवी और बच्चे की फोटो दी कि हिंदुस्तान के अंदर कभी उनके बीवी बच्चे पहुंचे तो उनके परिवार वाले उन्हें पहचान सके। करामात राही खुशनसीब थे, उन्हें जासूसों के आदान प्रदान के दौरान पाकिस्तान की जेल से रिहाई मिल गई थी और वे रविंद्र कौशिक के खत लेकर हिंदुस्तान आ गए थे, अपने हिंदुस्तान, अपने परिवार के बीच। अंत बहुत दुखदाई। टीबी के बाद रविंद्र कौशिक को दिल की बीमारी हो गई और 16 साल के लंबे अत्याचार के बाद अंत में रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर का अंत हुआ। उनकी मृत्यु हो गई मुल्तान जेल में। 2001 मुल्तान जेल में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हुई और पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें एक मुस्लिम मानते हुए मुल्तान जेल के पीछे ही दफना दिया। आप सोचिए, हिंदुस्तान की माटी नसीब न होना और अपने हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार भी न होना। इस देशभक्ति के जज्बे के लिए जितनी भी बार आप इस कहानी को सुने, जितने भी लोगों तक पहुंचाए, वो कम होगा। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है उस जासूस के लिए हम भारतवासियों की तरफ से, जिसने हिंदुस्तान के लिए वो कर दिया जो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार ने जो किया वही सही था? क्या कोई भी सरकार होती यही करती? क्या जासूसों के लिए आज भी यही नियम कायदे हैं? खेल में कुछ अच्छा करें, साहित्य में कुछ अच्छा करें, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो तो पुरस्कार, मेडल मिलते हैं। क्या हिंदुस्तान की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने वाले स्तंभ रविंद्र कौशिक जैसे लोगों का नाम कभी नहीं लिया जाएगा? क्या वे हमेशा नींव की ईंट ही बने रहेंगे? ये सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।